भाई साहब आप फरमाइएगा, हमारा ख्याल ये है कि 9 महीने का ये IMF का प्रोग्राम तो हमें मिल गया है, इससे कोई माशी जो इस वक्त हमारी अफरा तफरी की कैफियत थी उसको थोड़ा सहारा मिल गया है। आगे ख्याल ये है, बाज़ लोगों को यकीन नहीं है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का जब मुद्दत ख़त्म होगी उस वक्त फिर एक इलेक्शन हो जाएगा हमारा आगे नवंबर में, और फिर हमारा एक नया सफ़र शुरू हो जाएगा। मगर बहुत सारे पाकिस्तानी हम जैसे वो समझते हैं कि ये मसले का हल नहीं है, और ये मसले के हल के लिए हमें एक पूरी नई सोच को और नए पाकिस्तान को जन्म देना होगा। आप इस मौजू पे बात करते रहे हैं, मगर ये जो आज के हालात में जो बेहतरी नज़र आई है, क्या इस पे हम बिल्ड अपॉन कर सकते हैं कुछ बेहतरी की नई इमारत? नहीं, ये बिल्कुल एक बड़ी खाम ख्याली होगी कि ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, और इसका मकसद ये है कि आप जिस पॉलिटिकल प्रोसेस में जा रहे हैं, हुकूमत टर्म पूरी कर रही है, अगली उसके बाद इलेक्शन होंगे, अगली हुकूमत आएगी, वो नया प्रोग्राम नेगोशिएट करेगी। तो इस पीरियड में आपको डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बचाने के लिए ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट दिया गया है। तो इसका यही मकसद है, इससे कोई परमानेंट रिलीफ नहीं है या किसी परमानेंट हल नहीं है, इसलिए हमें बड़ा केयरफुली इस बात को समझना चाहिए। लेकिन इसके लिए हिम्मत दरकार है, और इसके लिए बताइए कलीदी इक़दामात क्या कोई कमज़ोर सियासी हुकूमत ये इक़दाम कर सकती है? क्योंकि इस बात के इम्कानात तो नहीं है कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में मजबूत सियासी हुकूमत नहीं आई, और आगे आइंदा वाले इलेक्शन में फ़िलहाल तो उसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, तो फिर कैसे बनेगा काम? देखिए, आपको आज जो रिफॉर्म्स चाहिए वो मामूली नहीं है, गैर मामूली हालात हैं, और गैर मामूली रिफॉर्म्स भी चाहिए। आपको हर शोबे में, आप इकॉनमी को देख लें, अपने टैक्सेशन का निज़ाम देख लें, जो आपके गवर्नेंस का निज़ाम है, जो आपके अदालती निज़ाम है, ये नैब है, आपकी रिलेशनशिप जो हैं प्रोविंसेस के साथ, जो अदलिया के साथ, जो मिलिट्री के साथ, इन सब चीज़ों को रिव्यू करना होगा, और बड़े मैसिव आपने रिफॉर्म करने हैं। वफाकी हुकूमत का साइज़ क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सूबों में डेवोल्यूशन, क्या नए सूबे बनेंगे या डेवोल्यूशन होगी डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, क्योंकि जो हमारा जो मौजूदा निज़ाम है ये कुछ डिलीवर नहीं कर पाया। आज का जो निज़ाम है, जो आज की फेलियर्स हैं, जहाँ पर हम आज खड़े हैं, ये इस बात की अक्कासी करता है कि मौजूदा निज़ाम हाल के चैलेंजेस को मीट नहीं कर सकता। इसमें बहुत बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है, इससे छेड़छाड़ करने से बात नहीं बनेगी। एक मुस्तकिल और मुकम्मल तब्दीली आपको चाहिए। भाई साहब, इसकी तड़प हमें नज़र नहीं आ रही, इस मौजूदा निज़ाम में, मौजूदा सियासी क़यादत में वो तड़प नज़र नहीं आ रही, और बिल्कुल एक शिकस्ता हाल हो जाते हैं हम कि जब हम इस किस्म के फ़ैसले देखते हैं। अभी आपने नैब की ज़िक्र किया, किस बदतरीन आप उसके विक्टिम थे, इमरान खान की नैब के, और राना सनाउल्लाह थे, एहसन इकबाल थे, मिफ्ता इस्माइल थे। ये हुकूमत, और इसने आके फिर इसमें ऐलान किया, कवानीन को तब्दील किया, जॉइंट सेशन बुलाया, तकारीर की, और तमाम नैब की कवानीन में जो है जो भी चले मुकम्मल ना हो, कुछ इस्लाहात की, कुछ इसमें तब्दीलियाँ की। उसी हुकूमत ने चंद महीनों के अंदर पूरा का पूरा पलट के वही तमाम इख्तियारात जो कि नाकाबिले यकीन, और पूरी दुनिया, पूरी अदालती निज़ाम उसको तनक़ीद का और शदीद उसका हतक का निशाना बनाती रही, वही बहाल कर दिए। तो कैसे निज़ाम में बेहतरी आएगी? जी कमरान भाई, मैं जो आपने बात की है ये बड़ी बुनियादी बात है कि वो तड़प नज़र नहीं आती, वो फ़िक्र नहीं नज़र आती, वो सोच नज़र नहीं आती जिसकी आज ज़रूरत है। और ये हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया रीइमेजिनिंग पाकिस्तान को, हम यही बात करते हैं, उसका मकसद भी यही था कि जगाया जाए इस निज़ाम के अंदर जो आज पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो जुडिशल लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, कि आज जिस नहज पे हम खड़े हैं ये एक बड़ा सीरियस थ्रेट है पाकिस्तान को एक स्टेबल और वाइबल कंट्री रहने में। तो हमें इसके लिए बड़े बुनियादी इस्लाहात और बुनियादी जो मामलात हैं उनको बदलने की ज़रूरत होगी। ये आपने अभी नैब का जिक्र किया, नैब के विक्टिम हम तो ज़रूर होंगे, हम तो लोग हैं, वो उससे कोई एक ज़ात पर ही फ़र्क पड़ता है या एक ख़ानदान पर फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान नैब का असल विक्टिम तो पाकिस्तान और उसके अवाम हैं। यहाँ हुकूमत का निज़ाम मफलूज हो चुका है, कोई फ़ैसले नहीं होते। मैं आपको फ़ैसलों की एक फ़हरिस्त दे सकता हूँ जहाँ पर
वो फैसले नहीं हुए जिनकी ज़रूरत थी, और इसमें हज़ारों अरब का, ये खरबों में मुल्क का नुकसान हुआ है। आप इमरान खान साहब के ज़माने से देख लें, आज की हुकूमत को देख लें, फ़ैसले वो नहीं होते जिनकी ज़रूरत है। फ़ैसले वो होते हैं जिससे जो अफसर है वो ये महसूस करे कि कल मुझे नैब से कोई ख़तरा नहीं होगा। तो जब हमारे मुल्क के फ़ैसले इस बुनियाद पर होंगे कि कल नैब इस फैसले को कैसे देखेगा, इस डिसीजन को कैसे देखेगा, तो फिर मुल्क आगे नहीं चल पाएगा। ये जो रिवर्स किया गया है कुछ मामलात को नैब के, ये इतनी बड़ी तब्दीली नहीं है, लेकिन इससे बहुत से जो आपने सवाल उठाए हैं, हर शख्स यही सवाल कर रहा है। पीटीआई की बदकिस्मती है कि वो तो इस बात के हामी थे कि जो नैब का पुराना जो कानून है वही रहना चाहिए, उसके अंदर काफ़ी तब्दीली की गई है, लेकिन जब तक ये नैब का निज़ाम मौजूद है, अफसर फैसले नहीं करेंगे, पाकिस्तान में हुकूमत का निज़ाम नहीं चल पाएगा। हमें इस बात का जिस दिन एहसास होगा वो शायद पहला बड़ा कदम होगा मुल्क के मामलात को चलने में। लेकिन जो आप री इमेजिन करने की बात कर रहे हैं, हमारे सियासी निज़ाम को, हमारे अदालती निज़ाम को, सबसे बढ़ के हमारे माशी निज़ाम को और ये गवर्नेंस के निज़ाम को, जिसने नैब जैसे एक इस कदर बदलाम ज़माना इदारे को जन्म दिया, इस निज़ाम को जन्म दिया, और अनगिनत पाकिस्तानी जो कि सोचते हैं, समझते हैं, शऊर रखते हैं, जो कि जानते हैं, आप जैसे पाकिस्तानी और दूसरे पाकिस्तानी, हम जैसे छोटे पाकिस्तानी, हम तो आपके साथ 100% एग्री करते हैं। आप ये तमाम सोच जो है तमाम पाकिस्तानियों की सोच है, मगर फैसला तो करना है जी। नून लीग की लीडरशिप ने, जरदारी साहब की लीडरशिप ने, अदालती लीडरशिप ने, फ़ौजी लीडरशिप में, आप ये हम लोगों को जितनी बार बार याद दिलाते रहें उससे तो काम नहीं बनेगा। ये तो याद दिलाना है आपको, इनको कन्विंस करना है। ये 100 लोग हैं, अगर आप इनको कन्विंस कर ले तो ये हमारी किस्मत बदल जाएगी। इस पर कुछ काम हो रहा है? नहीं, देखिए, ये 100 लोग नहीं हैं, 5-6 लोग हैं। और मैं बार बार हर जगह यही कहता हूँ, और आज हर शख्स भी मुख्तलिफ तरीके से यही बात कर रहा है कि हमारी बदनसीबी ये है कि इलेक्शन भी हमें मसाइल का हल नहीं दे पाएंगे। जमहूरी निज़ाम में जब भी जमूद हो, कोई मामला ऐसा खड़ा हो जाए, इलेक्शन उसका हल होते हैं। लेकिन हम जब तक आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे कि इलेक्शन के बाद जो भी इक़्तिदार में आए वो मुल्क कैसे चलाएगा, कौन से इकनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे, कौन से गवर्नेंस के रिफॉर्म्स होंगे, ये तमाम बातें जो मैंने पहले की हैं वो कैसे की जाएंगी, इस पर जब तक इत्तफाक नहीं होगा पॉलिटिकल क़यादत में, जुडिशल क़यादत में, अस्करी क़यादत में, तो मामला आगे नहीं चलेगा। इसलिए आज वक्त है कि हम ये बातें तय कर लें, उसके बाद इलेक्शन हो, जो भी जीते। पाकिस्तान में कम से कम मुझे जो नज़र आता है, आज कोई जमात भी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती, एक कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। और मैं ये समझता हूँ कि वो कोलिशन जितना लूज़ हो, जितना वीक हो, इतना बेहतर होगा मुल्क के लिए, क्योंकि आज किसी एक जमात में सलाहियत नहीं है कि वो मुल्क का निज़ाम चला सके। तो अगर ये तय हो जाए कि हमने आगे करना क्या है और सब उसको सपोर्ट करें, तो फिर आपको हल निकल आएगा। ये मुश्किल बात नहीं है, अगर हम अपने मुफाद को अलहदा कर दें, मुल्क का मुफाद सामने रखें, तो हल आपको मिल जाएगा। भाई साहब, जो आपकी सोच है, जो आप फरमा रहे हैं, जो और दूसरे लोग फरमा रहे हैं, और फिर मैंने कहा कि 50 लोग को कन्विंस कर लें, आपने कहा 5-6 लोगों को कन्विंस कर लें। उनमें से एक शख्सियत बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जनाब नवाज़ शरीफ की। जब तक मैं उनको सुन रहा हूँ, जब भी उन्होंने बात की है, वो इन्हीं खतूत पे बात करते हैं जो आप बात कर रहे हैं। मतलब इसमें से कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं करते। प्रैक्टिकल मामलात में चाहे कोई उसमें मसाइल आते हों या कुछ हो, और या आज ना कर रहे हों, लेकिन तसलसल से वो यही तमाम बातें करते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नून लीग एक इतनी बड़ी सियासी जमात है, क्या वो इसको ड्राइव कर सकती है, इस सोच को, जो कि आपने, या ये कि आप हिम्मत हार चुके हैं? देखिए, जो आपने बात कही है ये बिल्कुल दुरुस्त है। नवाज शरीफ साहब इस मुल्क की तारीख के सीनियर तरीन सियासतदान हैं। पाकिस्तान की तारीख जो है उसका आधे जो ज़िंदगी है पाकिस्तान की, उसमें उन्होंने एक बड़ा सियासी मुकाम पर रहे हैं और आज भी हैं। उनका एक असर है मुल्क की सियासत पर, और मेरा ख्याल है कि ये इनिशिएटिव उनको लेना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी सोच भी बिल्कुल यही मुताबिकत है कि हमें, जब तक हम इस पर, इन बातों पर एग्रीमेंट नहीं करेंगे, तो आगे मामला चल नहीं पाएगा। तो इनिशिएटिव लेने की बात है, और जो भी इनिशिएटिव लेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नवाज शरीफ साहब की ज़िम्मेदारी मेरी नज़र में इस मामले में ज़्यादा है, क्योंकि वो
आज इस मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान हैं और जो तजर्बा, जो सोच उनकी है हुकूमती निज़ाम के बारे में, सियासी निज़ाम के बारे में, वो शायद किसी और के पास ना हो। तो बहरहाल ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस तरफ जाएं और मामलात का हल तलाश इसके लिए तो आज इसके बगैर गुजारा नहीं चलेगा। इस तरह माजी में हुकूमतें चलती नहीं है, आती है, थोड़ा सा काम करती है, फिर चली जाती है, इस तरह मामला चलेगा नहीं। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और मेरे ख्याल में इससे इम्पॉर्टेंट कोई टाइमिंग नहीं है कि एक 5 साला दौर का इख्तिताम हो रहा है, हम इलेक्शन के करीब जा रहे हैं, हम IMF की एक नई सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है हमें अपने कुछ माशी इस्तेहकाम के लिए, और फिर उसके बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर आगे इलेक्शन है। तो ये जो पीरियड है हमारे पास तकरीबन 4-5 महीने का, परहैप्स, या अगर हम चाहें तो उसको और आगे बढ़ा सकते हैं, इस दौरान हम ये सॉर्ट आउट कर लें ये तमाम मामलात जो ज़रूरी है, उसके बाद हम इलेक्शन में जाएं ताकि ये तमाम चीज़ों को, इस वक्त बहुत कलीदी मौका है, अब ताकि फिर जो नई हुकूमत आए, नया निज़ाम आए, वो कम अज़ कम इन इस्लाहात के को उसके पीछे हों और फिर वो सफ़र को आगाज़ कर सके। तो इससे अच्छा आइडियल टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ के लिए टाइमिंग की ज़रूरत होती है। एक हुकूमत आ जाएगी, इक़्तिदार में बैठ जाएगी, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। जी, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसी की आज ज़रूरत है कि सबका बाय इन हो और उसके बाद ये मुल्क का निज़ाम आगे चले, क्योंकि जिस तरह जहाँ पे हम आज खड़े हैं इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। तो आपने देखा कि जो आज IMF की टीम जो है वो सबसे मिली है, ये एक, मैं इसको एक अच्छा स्टेप समझता हूँ कि वो अब उनको भी ये नज़र आता है कि हम यहाँ आपस में मिलकर बैठ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम सबसे बाय इन हासिल करते हैं ताकि जो इंटरिम ये रिलीफ आपको मिली है, जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, इसके बाद नेगोशिएट जो होगा प्रोग्राम, उसके अंदर कम से कम एक कंसेंसस पैदा किया जाए। आपने देखा कि जब ये अनाउंस हुआ IMF का ये अरेंजमेंट जो है, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट कितनी बड़ी है, उसके बाद हमने देखा कि एक्सचेंज रेट पर भी फ़र्क पड़ा है और एक कॉन्फिडेंस सब मुल्क के माशी मामलात में आया है। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि जिस दिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशल लीडरशिप एक टेबल पर बैठी, पाकिस्तान के अवाम ने देखा, इससे 10 गुना ज़्यादा असर उसका आएगा। तो आज ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने मामलात को थोड़ा एक तरफ रखें, अपने मफाद को एक तरफ रखें और इस तरफ आएँ कि किस तरह हम मिलकर मुल्क की आइंदा के मामलात का लाएमल तय कर सकते हैं। ये फरमाइएगा अब्बास साहब कि हमारा एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी रेवेन्यू जो जनरेशन है वो बहुत कम है, दुनिया के जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं उसमें शायद सबसे कम है। टैक्स टू GDP रेशो 8.5% होना तो कोई चीज़ ही नहीं होती ना। इसका मतलब ये है कि ये कैसा मुल्क कैसे चलेगा, और जिसकी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है वो 50% से ज़्यादा है, जहाँ पे करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो 50% के करीब पहुँच रही है, दुनिया में कहीं नहीं होता। आप ख़ुद वज़ीर आज़म रहे हैं, आपकी नून लीग जो है वो 3 बार हुकूमत में रही है और ये अभी शहबाज शरीफ साहब का 4था दौर है। ये जो बुनियादी मामलात हैं, ये जो मैं सिर्फ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, टैक्स टू GDP रेशो, टैक्स दे, अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी, कैश इकानमी, इस पर क्यों काबू नहीं पाया जा सकता? देखिए, मैंने कहा ना आपको बुनियादी तब्दीलियाँ करनी होंगी। आपने टैक्स के निज़ाम की बात की है, जो हम टैक्स कलेक्शन करते हैं ये बिल्कुल नाकाफ़ी है। आज आपने देख लिया कि आपकी जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जो वफाक के पास रहता है, वो सूद की अदायगी भी पूरी तरह नहीं कर सकता, तो बाकी हर मामले के लिए इजाफी कर्ज लेना पड़ता है। तो इसलिए आपने कहा क्यों नहीं हुआ माजी में, उसकी बुनियादी बात सियासी इंतशार है। अगर हुकूमत में इतनी ताकत ना हो कि वो अब निगाह खड़ी हो सके, इन फैसलों का बोझ बर्दाश्त कर ले, फिर वो फैसले नहीं करती, फिर आसान रास्ता ढूंढती है। हमने दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर हमने नॉन फाइलर की गुंजाइश रखी हुई है कि आप मुल्क के कानून को ना माने, थोड़े बहुत पैसे दे दिए करें, जब भी कोई कैपिटल गुड्स हासिल करें तो हम आपसे राज़ी हैं। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब इस मुल्क के वो लोग जिनको टैक्स अदा करना है वो टैक्स अदा नहीं करते, तो फिर आम आदमी जो है, मगर अब्बास साहब ये एक तरफ तो नॉन फाइलर है, मेरे जैसे और आपके जैसे लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पाबंदी से देते हैं और दूसरों से कहीं ज़्यादा देते हैं, जो बेचारा नॉन टैक्स फाइलर है वो तो चले, वो ठीक है। हम जो लेते हैं, हमें तो रियासत पीने का पानी भी नहीं देते कराची में, हमें तो पानी भी ख़रीद के पीना पड़ता है। सिक्योरिटी, तालीम, सेहत, ये तमाम चीज़ें छोड़ दें, इस लेवल का टैक्स देने के बावजूद
रियासत पीने का पानी नहीं देती है, वो भी ख़रीद के पीना पड़ता है। तो ये कि रियासत भी तो अपना कुछ हक अदा करे। नहीं, मैं कामरान साहब बिल्कुल ये जो आपने बात की है इसमें वज़न है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। बात ये होती है कि पहले आप टैक्स अदा करें फिर सवाल करें। अगर हम ये रवैया रखेंगे कि हम टैक्स उस वक्त देंगे जब रियासत कुछ देगी, ये तो वो टैक्स, ये तो वो सवाल उठाया जो टैक्स दे रहा है, जो पाबंदी से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी क्या मैं आपसे अर्ज करूं, जो मैं और आप तो दे रहे हैं, हम तो सवाल उठा सकते हैं ना। जी नहीं, मुझे इल्म है, मुझे जी नहीं वो ठीक है। ये तो आज टैक्स देना एक शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी होती है। 120 से ज़्यादा हमारे पास CNICs हैं, जो नेशनल ID कार्ड है, 120 मिलियन से ज़्यादा। तो ये सब लोग वोट भी डालते हैं, ये मुल्क के निज़ाम का फैसला भी करते हैं। उसमें से सिर्फ 2 मिलियन के करीब टैक्स पेयर्स हैं। ये बदनसीबी है कि आज वो 2 मिलियन टैक्स पेयर जो हैं वो पूरे 23 करोड़ अवाम को बोझ उठाए हैं, और जब बोझ पूरा नहीं होता तो फिर हमारे पे हर एक पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन करते हैं, जिससे महंगाई भी आती है। तो हमें यही निज़ाम आपने बदलने हैं। यही जो मैं निज़ाम के बदलने की बात करता हूँ, यही आपको बदलना पड़ेगा। और इसका जो इब्तदा है वो घर से होगी, पार्लिमान से होगी। अगर पार्लिमान का मेंबर जो पाकिस्तान के अवाम पर टैक्स लगाता है खुद टैक्स अदा नहीं करेगा, कोई भी हो, किसी जमात से भी हो, तो फिर उसको वहाँ रहने का हक हासिल नहीं है। और पार्लिमान के मेंबरान के जो टैक्स के रिकॉर्ड हैं वो पब्लिक के डोमेन का हिस्सा हैं। तो हमें ज़रा बड़ी जिम्मेदारी से मामलात को डील करना होगा। मोहतरम भाई साहब के ये पार्लियामान ने तो ये NFC जन्म दिया, ये पार्लियामान ने तो 18वीं तरमीम कराई। इसी NFC के नतीजे में विफाक पहले दिन से कंगाल शुरू होता है पाकिस्तान का, और वो पहले दिन का खर्चा जो है वो भी कर्जे से चलाता है। उसको अपने सूद देने के पैसे पूरे नहीं हैं कि वो हुकूमत, वो निज़ाम, वो फेडरेशन जिसका फेडरल स्ट्रक्चर पहले दिन से 1 रुपये के अभी उसके पास 1 रुपया भी उसके पास नहीं है, वो चलेगा कैसे? और इसको इस हाल पे पार्लियामान तो लाई है सर। नहीं देखिए, पार्लियामान ने तो अपने सोच के मुताबिक फैसले करती है। NFC अवार्ड में कोई ख़राबी नहीं है अगर आप ग्रोथ अचीव कर सकते, और वफाक जो है वो अपनी डोमेन के अंदर रहता, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं। वफाक में ये 46 या 48 डिवीज़न की गुंजाइश नहीं है। आप मसलन हमने वसाइल सारे सूबों को दे दिए, और लेकिन जिम्मेदारी उनको नहीं दी, और वो इस बात में बड़े खुश हैं। तो आपके ये जो लॉसेज हैं बिजली के, ये आप रिकवर करें सूबों से, ये उनकी जिम्मेदारी है। उनकी पुलिस जो है वहाँ पर रिकवर नहीं कर पाती, उनके सामने चोरी होती है, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। गैस चोरी हो रही है, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो ये जो मामलात हैं, हमने वसाइल दे दिए, जिम्मेदारी नहीं दी, तो हम उस बात को दुरुस्त कर लें। NFC अवार्ड पे आप डिबेट कर सकते हैं, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 5-10% आगे पीछे कर लें, उससे कोई न वफाक को इतना बड़ा वहाँ से एडवांटेज मिलेगा। NFC अवार्ड का आप जो मर्जी चेंज कर लें, मुल्क के मामलात वही रहेंगे अगर आप जिम्मेदारी का तयन भी नहीं करेंगे। तो वो भी तो पार्लियामान ने करनी है ना जी, पार्लियामान ने ही करनी है, लेकिन आप सूबों को उसमें आपको साथ शामिल करना होगा। सूबों को आपने डिवॉल्व करना होगा उनके इख्तियारात, या आप नए सूबे बनाएं या इख्तियारात को ज़िला की सतह पर ले जाएं। सूबे भी नहीं चल रहे। सूबों के अंदर जो वसाइल का ज़िया है उसकी आपको हद का अंदाज़ा नहीं है। आपको कुछ अंदाज़ा ज़रूर होगा, लेकिन आप जो अंदाज़ा आपको उसको 10 से उसको ज़र्ब दे दें। ये मसाइल हैं आज हमारे। हमने बुनियादी मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। हम बस ऊपर से रंग रोगन कर देते हैं और तवक्को ये रखते हैं कि मुल्क के कितनी आपके ख्याल में जमहूरियत से हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं? जमहूरियत ही हमारा हल है, जमहूरियत ही हमारे निज़ाम का हल है। ज़ाहिर है हमने फ़ौजी दौर भी देख लिया है, मगर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं ना कि मिसाल के तौर पे यहाँ सिंध में 15 साल से ज़ायद हो गया है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। शहर कराची 50% तो कम अज़ कम फेडरल टैक्स देता है, सिंध के टैक्स में 95% देता है। इस शहर में एक सेफ़ सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, यहाँ पे पीने को पानी जो है वो लोग ख़रीद के पीते हैं, या एक रिंग रोड नहीं है, जो कि मेट्रो सिस्टम तो दूर की बात है। ये जमहूरियत है ना सर? 15 साल से यह निज़ाम, एक हुकूमत, और ये भी नहीं है कि कोई इसमें कोई डिस्ट्रप्शन आया हो, एक हुकूमत ज़बरदस्त तरीके से उसको चला रही है, मगर ये डिलीवरी है। आवाम के अंदर जो उबाल है इस वक्त इस पूरे निज़ाम के हवाले से, सर वो भी तो बेकाबू हो सकता है ना, उसका भी तो ख्याल करना चाहिए।
नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। कराची को निगलेक्ट करना पाकिस्तान को निगलेक्ट करने के बराबर है। आपका जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, आप वहाँ पर आप जाते हैं, मैं भी वहाँ गया हूँ, वहाँ की सड़कें, वहाँ के निकासी आपके मामलात, वो देखकर इंसान परेशान हो जाता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये जो वसाइल की तकसीम है वो इस बुनियाद पर होनी चाहिए कि सिर्फ कहाँ पर वसाइल ज़रूरत की ज़्यादा नहीं है। भाई ये अगर साहब, political बुनियाद पर आप तकसीम करप्शन करते- का अंदाज़ा लगाए। ये नहीं है कि पाकिस्तान में हर जगह पाक है, सिर्फ सिंध में करप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ आप कोई सरकारी काम किसी नौयत का, किसी तरह का कोई आदमी मुफ्त में करा के दिखा नहीं सकता है, और फिर उसको बताया जाता है कि उसकी मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ा दी गई हैं, उसकी 40% बढ़ा दी गई हैं। अरे बढ़ा दी गई हैं तो कम से कम कोई तो 2-6 महकमे ऐसे दिखा दो जहाँ पे बगैर पैसों के काम हो जाए। ये जुल्म है सर, ये कब तक ये चलता रहेगा? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये मुकम्मल तौर पे निज़ाम की नाकामी है। आप जब अफराद ज़र 45% पे पहुँच जाए और आप तनख्वाह 40-20% बढ़ाएं तो उससे कोई असर तो नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तो और गुर्बत में इजाफा होगा, वो तो और आपकी मीशत पर असर पड़ेगा। तो ये बड़ी बुनियादी वही चीज़ें हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि आप इनका हल तलाश करें।